Hello aspirants, welcome to daily news analysis of the Hindu and Indian Express. Today the date is 3rd February, so let's get started. Okay, Mr. Champai Soren, 12th CM of झारखंड। तो ये न्यूज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जरा एक बार यहाँ पर ये पॉइंट पढ़िएगा, आपको अपनी डेमोक्रेसी पे प्राउड होगा। Before boarding the chartered flight, several MLAs said they were going to Hyderabad due to fear of harassment by ED and CBI. Now, it feels like that voters are fool, right? आपको इलेक्ट करते हैं, उसके बाद आप चार्टेड प्लेन पकड़ के दूसरे जगह पर चले जाते हैं। एक तरफ ये कल्प्रिट है, दूसरी तरफ वो भी हैं जो लगातार ईडी का यूज किए जा रहे हैं ऑपोजिशन पार्टीज के लोगों को ही टारगेट करने के लिए। ओके, तो दैट्स डेमोक्रेसी इन इंडिया which is in our DNA. Anyway, Supreme Court refuses to intervene in the plea against arrest of Mr. हेमंत सोरेन। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये कहा है कि आप पहले रांची हाई कोर्ट जाइए, अगर वहां से कुछ नहीं होता है तब यहाँ आइए। अगर हम डायरेक्ट आपको आपकी प्ली को एंटरटेन करने लगेंगे तो ये एक प्रेसिडेंट सेट कर देगा कि सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाओ। द स्पेशल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट refused to intervene plea by former Jharkhand Chief Minister Hemant Soren, challenging his arrest on money laundering case, asking him to approach Jharkhand High Court first of all. Okay. बाकी की न्यूज फालतू की है, हम आगे चलते हैं जहां काम की न्यूज होगी। यहाँ पे एक हमारी इंडियन एयरफोर्स एक एक्सरसाइज करने जा रही है, दैट इज एक्सरसाइज वायु शक्ति। अगेन नॉट दैट बिग इशू फॉर यूपीएससी। सेंटर यहाँ पर सेशन शुरू हो गया है, बजट सेशन। तो इशू वही है, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन। अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए यार क्योंकि पता है 3.5 लाख वैकेंसीज खुद मिनिस्टर ने एक्सेप्ट की है कि रेलवे में 3.5 लाख वैकेंसी है, और इस बार जब एग्जाम आया है तो उसमें आई है जस्ट 5,000 पोस्ट, 5,600 समथिंग। सो दैट इज रियली अनफेयर। और ये आई भी शायद 4 या 5 साल बाद है ये वैकेंसीज। तो आप क्यों वैकेंसीज फिल नहीं कर रहे हो, गॉड नोज। उसी तरह से मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का कहना है कि हमारे पास करीब 4.5 लाख वैकेंसीज हैं, ठीक है, शॉर्टेज है 4 लाख वर्कर्स का। अब इसके लिए वो ये कर रहे हैं कि पहले इन्होंने रिटायरमेंट एज 60 से बढ़ा के 62 की थी, अभी रिटायरमेंट एज को 62 से बढ़ा के करने जा रहे हैं 65 ईयर्स। ना एक तरफ आप क्या कहते हो, आप प्राउडली कहते हो हमारे देश में डेमोग्राफिक डिविडेंड है, हमारी देश की मीन एज 27.5 ईयर्स है, राइट। उसके बाद आपको इन युवाओं को जॉब्स देनी चाहिए, वैकेंसीज फिल करनी चाहिए, और आप क्या कर रहे हो, जो ऑलरेडी ओल्ड लोग हैं उनकी एज लिमिट बढ़ा रहे हो। क्यों? जस्ट फॉर पॉलिटिकल वोट बैंक। कि युवा को तो आपने गुमराह कर रखा है 50 जगह, एग्जाम्स में एंगेज कर रखा है, साइकिल कंप्लीट नहीं होती है कई सालों साल, और जो ओल्ड लोग हैं जिनको रिटायर होना चाहिए उनको आप एक्सटेंशन दिए जा रहे हो, पहले 60 से 62, अब 62 से 65। ऑलराइट, तो आप तो खुद अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को बर्बाद करने पे तुले हुए हो। ओके, और एक और चीज समझिए कि इसके फिजिकल इम्प्लीकेशन भी समझिए। गवर्नमेंट कहती है कि ये लेट रिटायर होंगे तो पेंशन सेव होगी। पेंशन सेव होगी, लेकिन जो एक नया रिक्रूट आता है ना आपके यहाँ, वो हार्डली आपको वर्क करता है 25,000-30,000 की सैलरी पे। ये जो 60 प्लस में वर्क कर रहे हैं वो लेते होंगे आपसे सैलरी 70,000-80,000। तो फिर ये पेंशन सेव करने वाला या फिजिकल इशू का पॉइंट तो पूरी तरीके से रॉन्ग है इनका। ओके, इन्फ्लेशन एंड अटेम्प्ट्स टू एंड रिजर्वेशन। रिजर्वेशन एंड के इशू इसलिए उठ रहा है क्योंकि गवर्नमेंट बहुत तेजी से अपने पब्लिक सेक्टर्स को प्राइवेटाइज कर रही है। जब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ओपन किए गए थे तो उनके पीछे सिर्फ इकोनॉमी की नहीं, एक सोशल एंगल भी था उसके पीछे, क्योंकि प्राइवेट कंपनी सिर्फ आपको मेरिट या टैलेंट के बेसिस पर जॉब देगी। बट क्योंकि हमारे यहाँ सभी की स्टार्टिंग लाइन एजुकेशन में सेम नहीं है, कुछ पहले से एजुकेशन ले रहे हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होने के बाद ले रहे हैं। ओके, कहीं पे फर्स्ट जनरेशन वुमेन ग्रेजुएट्स हो रही हैं। तो इस सोशल डिफरेंशिएशन को कम करने के लिए भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को ओपन किया गया था, और इसमें इंश्योर किया गया था कि रिजर्वेशन के थ्रू इनको भी जॉब्स मिले, इनको भी रिप्रेजेंटेशन मिले। ये एक सोशल एंगल भी था। तो जब इनको प्राइवेटाइज करने की बात की जाती है तो फिर ये इशू आता है सामने कि फिर वो रिजर्वेशन एंड हो जाएगा। तो फिर वही सब बात है कि सोशल इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज और ज्यादा बढ़ेंगी हमारी कंट्री में। ओके, यहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है, क्योंकि वो ऑब्वियस सी बात है। एंड कहीं ना कहीं अगर ये गवर्नमेंट दोबारा जीत के आती है, जो कि पूरी पॉसिबिलिटी है, तो 2029 के अराउंड हमें वन नेशन वन इलेक्शन देखने को मिल सकते हैं। देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी। पीएम रूफटॉप सोलर स्कीम,
इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको प्रीलिम्स में एज अ स्टेटमेंट मिल सकते हैं, तो वो सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे। सिंगल गोल क्या है, 1 करोड़ हाउस होल्ड्स पर सोलार पैनल्स लगाए जाएंगे और इसका पूरा खर्चा बियर करेगा सेंटर, राइट। इससे पहले हमें एक चीज और देखनी चाहिए कि हमने सोलार पावर के लिए 2014 में कुछ गोल सेट किए थे कि हम लोग 100 गीगावाट एनर्जी सोलार पावर से जनरेट करेंगे। इस 100 में से 60 आएगी अलग अलग जगह पर सोलार पार्क बना के, और 40 गीगावाट आएगा रूफटॉप सोलार से, और ये सब हमें अचीव करना था बाय 2022। अब हम लोग गोल मिस किया हमने, हम हार्डली 70 गीगावाट जनरेट कर पाए आउट ऑफ 100 गीगावाट। इस 70 में से भी सिर्फ 12 गीगावाट है जो हमने रूफटॉप से किए, जबकि हमारा गोल था 40 गीगावाट प्रोड्यूस करने का, ठीक है। तो यहां पर हम लोग टारगेट क्या कर रहे थे, हम लोग टारगेट कर रहे थे एनर्जी को, ठीक है, कितनी गीगावाट एनर्जी क्वांटिटी के टर्म्स में। अब हम लोग टारगेट करेंगे सूर्योदय स्कीम में हाउस होल्ड्स को, ठीक है। हमें हाउस होल्ड्स को टारगेट करना है कि 1 करोड़ हाउस होल्ड तक हमें पहुंचाना है रूफटॉप सोलार को। तो चलिए, now, as part of renewed thrust to increase adoption of household rooftop solar system, that is HRTS, through Pradhan Mantri Suryodaya Yojana, center will bear the entire cost of setting up such system for households that consume less than 300 unit. This is first point. सिर्फ वो हाउस होल्ड जहां पर 300 यूनिट से कम कंजम्पशन होता है वहां पर सेटअप करने की एंटायर कॉस्ट सेंटर बियर करेगा, ठीक है। दिस इज फर्स्ट पॉइंट यू शुड रिमेंबर। Second is, this could potentially cost the center around 1 lakh crore. Okay. यहाँ सेंटर की तरफ से कौन करेगा, तो एनटीपीसी विल बी चार्ज विद आइडेंटिफाइंग द हाउसहोल्ड्स दैट कंज्यूम लेस देन 300 यूनिट्स ए मंथ। अब इसी में आपको स्टेटमेंट में चेंज करके दे दिया जाए कि स्टेट गवर्नमेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल टू आइडेंटिफाई द हाउसहोल्ड्स, तो नहीं, इट विल बी द एनटीपीसी हु विल हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आइडेंटिफाई द हाउसहोल्ड जो 300 यूनिट से कम कंज्यूम करते हैं। उसी तरीके से 85% ऑफ इंडियन हाउसहोल्ड ऑन एवरेज यूज जस्ट 100 टू 120 यूनिट्स ऑफ मंथ, ठीक है। तो 85% ऐसे हाउसहोल्ड्स हैं जो 100 से 120 यूनिट्स मंथली यूज करते हैं। The eligible household having to pay effectively nothing because 60% cost of installation will be subsidized by center and rest will be by PSU through loan from the bank, ठीक है। तो आपका जो कंज्यूमर है उसे कुछ पे नहीं करना है। हाउसहोल्ड्स विथ कंजम्पशन ऑफ ओवर 300 यूनिट्स, अब जिनका कंजम्पशन 300 यूनिट से ज्यादा है क्या वो भी एलिजिबल होंगे, तो वो स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं, बट कंडीशन ये होगी दे वुड बी रिक्वायर्ड टू फंड 40% जो यहाँ पर पीएसयू दे रहा था, ये वाला 40%, ये वाला शेयर उनको खुद देना होगा इधर थ्रू लोन और सेल्फ फाइनेंसिंग यानी कि अपने पास से, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करते हो तो आप सेल भी कर सकते हो दिस इलेक्ट्रिसिटी बैक टू द ग्रिड एंड यू कैन आल्सो अर्न। फिलहाल के लिए कोई बजट आउटले नहीं रखा गया है इस स्कीम के लिए, इस सूर्योदय स्कीम के लिए कोई अलग से बजट नहीं रखा गया है। 2 to 3 किलोवाट सिस्टम सफिशियंट होता है एक ऐसे घर के लिए जहां पर 300 यूनिट से कम का कंजम्पशन होता है, ठीक है। तो आप कह सकते हो 3 किलोवाट से 2 से 3 किलोवाट तक का सिस्टम लगाना होगा, और पर किलोवाट कॉस्ट कितनी आती है 50,000। तो अगर मैं 3 किलोवाट का सेटअप अपने घर में लगाऊंगा तो मुझे कॉस्ट कितनी आएगी, हार्डली 1.5 लाख, राइट। और इसी 1.5 लाख को आप मल्टीप्लाई कर दो 1 करोड़ हाउस होल्ड से, तो कितना हो गया 1.5 लाख करोड़, राइट। तो वही तो ये कह सकते हैं कि 1.5 लाख करोड़ की कैपिटल कॉस्ट करीब आएगी इस स्कीम में। Now there is as yet no deadline for the scheme. India currently has 6.7 lakh household with rooftop solar system. तो 6.7 लाख हाउसहोल्ड से 1 करोड़ तक पहुंचना बहुत बड़ा टास्क है। ओके, सो ओनली टाइम विल टेल कि कितना हम लोग अचीव कर पाते हैं। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का कहना है सोलर पैनल स्कीम विल बूस्ट बैटरी इंडस्ट्री। तो अब सोलर पैनल का बैटरी से क्या लेना देना है, लेना देना है सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट तो होगी बट उसको स्टोर करने के लिए हमें बैटरीज की भी जरूरत पड़ेगी, तो हमें इनका प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। और जब भी हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो हम अल्टीमेटली क्या करना चाह रहे हैं, हमें इकोनॉमी ऑफ स्केल अचीव करनी है। बस वैसी ही कहानी है जैसे कि अगर कोई कोचिंग अपना मटेरियल सेल कर रहा है, ठीक है, प्रिंट करा लिया उसने, बट अगर एक बिक रहा है या दो बिक रहा है तो उसमें कोई कुछ नहीं है उसके लिए, मतलब कुछ अचीव नहीं कर रहा है। बट वही जब 1000-2000 बुक्स बिकती हैं तो इट अटेन दिस इकोनॉमी ऑफ स्केल, यानी कि अब वो एक प्रॉफिटेबल पार्ट बन जाता है। ओके, सो उसी तरह का हम लोग यहाँ पर सोलार को जैसे जैसे पुश कर रहे हैं तो साथ में बैटरी
जो कि स्टोरेज के लिए यूज की जाएगी, उनको भी एक पुश मिलेगा। और जैसे ज्यादा पुश मिलेगा तो फिर में उसमें और ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट देखने को मिलेगी और ज्यादा एफिशिएंसी के लिए वर्क किया जाएगा। सो अल्टीमेटली बैटरीज में जो हमारी डिपेंडेंसी है इंपोर्ट पर, वो भी थोड़ी सी कम होगी। The rooftop solar scheme and clean cooking mission would provide boost to battery manufacturing industry and bring down the cost of batteries for electric vehicle। प्राइम मिनिस्टर ने एक और बात कही है कि टायर इंडस्ट्री शुड ऑल्सो कोलैबोरेट विथ फार्मर्स इन ऑर्डर टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट ऑफ रबर, ताकि रबर की प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। जैसे फार्मर्स के लिए अगर डिमांड ज्यादा आ रही होगी रबर की, तो वैसी बात है वो उसमें फिर ज्यादा ध्यान देंगे। इसी के साथ एक और प्रोजेक्ट है टू कंस्ट्रक्ट 1000 बिल्डिंग्स ऑन नेशनल हाईवे फॉर ट्रक एंड टैक्सी ड्राइवर्स विद एमिनिटीज सच एज फूड स्टॉल, क्लीन ड्रिंकिंग एंड सो ऑन। तो ये चीजें करना सिर्फ करना गवर्नमेंट का काम नहीं है। आपने तो हाईवे एक्सप्रेसवे बना दिए ना, ये चीजें अपने आप आ जाएंगी। बट ये जो गवर्नमेंट है वो काफी चीजें माइक्रो मैनेज करने की कोशिश करती है। स्पेशली हमने फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्शन में देखा। और देखिए वही न्यूज आगे भी है, राइस के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है। टोमेटो के प्राइसेस बढ़ते हैं तो गवर्नमेंट सेल करना शुरू कर देती है। ये सोसाइटी में ले आके टेम्पो में भर के वहां पे सब्सिडाइज टोमेटो शुरू कर देती है बेचना। तो ये जो माइक्रो मैनेजिंग है ये ठीक नहीं है, ये गवर्नमेंट का काम नहीं है। इसी तरीके से अब राइस के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो गवर्नमेंट ने मिलर, ट्रेडर्स, इनको कहा है कि आप अपने स्टॉक डिक्लेयर कीजिए। वरीड ओवर द इंक्रीज इन राइस प्राइसेस, द सेंटर हैज आस्क्ड ट्रेडर्स द सेंटर हैज आस्क्ड द ट्रेडर्स सॉरी traders, wholesalers, retailers, big chain retailers like Walmart, processors, millers to declare their stock position to manage the overall food inflation and prevent unscrupulous speculation। यानी कि होर्डिंग वगैरह को काउंटर करने की कोशिश की जा रही है। डिक्लेयर द स्टॉक ऑफ पैडी एंड ऑलमोस्ट ऑल कैटेगरीज ऑफ राइस, जैसे ब्रोकन राइस, नॉन बासमती राइस, व्हाइट राइस, पारबॉइल्ड राइस, बासमती राइस, ठीक है। और इन पे गवर्नमेंट ने लिमिट भी लगाई थी, जैसे पारबॉइल्ड राइस नहीं हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बासमती राइस उस पर एक्सपोर्ट लिमिट लगाई गई कि $1200 पर टन से नीचे नहीं बेचोगे। इस तरह की चीजें। तो उसके बाद भी राइस के प्राइसेस बढ़ रहे हैं यहाँ पर, और ये इलेक्शन ईयर है इसलिए गवर्नमेंट इतनी ज्यादा कंसर्न है, अदरवाइज गवर्नमेंट इतना ज्यादा एक्टिव नहीं होती। सेंटर हैज डिसाइडेड टू स्टार्ट रिटेल सेल ऑफ भारत राइस टू जनरल कंज्यूमर्स, और ये सस्ते में दिया जाएगा वाया नाफेड, एनसीसीएफ, केंद्रीय भंडार, जस्ट 29 रुपीज पर किलोग्राम की रेट पर। ओके, तो एक तरफ आप कहते हो इंडिया बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, दूसरी तरफ आप राइस सब्सिडाइज फूड 80 करोड़ लोगों को भी दे रहे हो सब्सिडाइज फूड प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में। फिर अब आप राइस का इस तरह से माइक्रो मैनेज करने लगो तो फिर कुछ कंफ्लिक्ट है। मतलब भले ही हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाए या $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाए, एक चीज क्लियर है दैट दी limited section of population, the super rich, they are holding too much wealth, while the majority bottom 50-70% people are not seeing the increase in their earnings। और एग्जाम्पल हमने एक और देखा था अपने एक एनालिसिस में, जहां पर रियल वेज ग्रोथ जो हुई है लेबर्स की, वो नेगेटिव में गई है पिछले 4-5 साल में। क्रिमिनल डेफेमेशन प्रोविजन, ये डेफेमेशन वही है जो प्रधानमंत्री को मोदी चोरी करके भागते, ये बोल दिया था ना राहुल गांधी ने, फिर उसके अगेंस्ट ही उनको सजा हुई थी 2 साल की। तो यहाँ पे 22nd लॉ कमीशन ने कहा भी है कि क्रिमिनल डेफेमेशन शुड बी रिटेन्ड, ठीक है। मतलब ये डेफेमेशन एक क्रिमिनल ऑफेंस ही रहे, इस बात को इसी तरह से रिटेन किया जाए, क्योंकि उनका कहना है राइट टू रेपुटेशन इज ड्राइव फ्रॉम आर्टिकल 21, और उसमें और कुछ काम का नहीं है, बस यही है। क्योंकि देखिए डिमांड ये की जाती थी कि ये डेफेमेशन को ना आप एक सिविल ऑफेंस बना दीजिए। लाइक अगर किसी ने किसी की अगेंस्ट कुछ ऐसा बोला है जिससे उसकी इमेज हर्ट हुई है, तो आप उस पर फाइन लगा सकते हो, ठीक है, या कोई छोटी सी पनिशमेंट दे सकते हो। बट उसको एक क्रिमिनल ऑफेंस मान लेना शायद ही थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, right? क्योंकि पॉलिटिक्स में अगर आप एक दूसरे के अगेंस्ट कुछ ना कुछ बोलते रहते हो, किसी के अगेंस्ट करप्शन चार्जेस वगैरह भी लगाते हो, अब अगर आप इस तरह से डेफेमेशन को बार बार क्रिमिनल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट करवा दोगे तो फिर सामने वाला कभी वो काम ही नहीं करेगा। जैसे हम लोग बात करते हैं विसल ब्लोअर्स की। विसल ब्लोअर क्या होता है, यानी कि सिस्टम में अंदर ही वर्क करने वाला कोई अपने सिस्टम में चल रहे करप्शन को एक्सपोज करता है। जैसे किसी हॉस्पिटल में अगर जबरदस्ती बंदे को वेंटिलेटर पे डाल के डेड बॉडी को जानबूझ के 2-2 दिन रखा जा रहा है पब्लिक से ज्यादा पैसे वसूल करने के लिए, अगर इसके खिलाफ कोई वहीं का कर्मचारी आवाज उठाता है, उसको हम कहते हैं विसल ब्लोअर।
ठीक है। अब अगर विसल ब्लोअर हॉस्पिटल्स या किसी डॉक्टर के अगेंस्ट एलिगेशन लगाता है, विद प्रूफ लगाता है, तो भी अब आप वो उसको कहेगा कि मैं तेरे अगेंस्ट डेफेमेशन फाइल करूंगा। तो ऐसे तो फिर आप किसी के अंदर वो हिम्मत ही नहीं आएगी, क्योंकि हो सकता है कि वो एलिगेशन आप पे लगा रहा है, उसका प्रूफ भी हो, लेकिन वो साबित ना कर पाए कोर्ट में, तो फिर उसकी लाइफ खराब हो जाएगी। यहाँ पर ये जो एक्सपोजिंग इंडियन फाइनेंशियल मार्केट है टू वल्चर्स, देखिए इस टॉपिक को समझने के लिए थोड़ा सा पहले आपको बॉन्ड्स वगैरह समझने पड़ेंगे, जो कि मैं आपको रिवीजन सीरीज में करवाऊंगा, बट अभी तक तो नहीं कराए मैंने। बट इससे रिलेटेड कुछ बातें हम लोग यहाँ पे पहले जान लेते हैं। बट इस टॉपिक को हम बहुत जल्द अपनी रिवीजन सीरीज में कवर करेंगे, ताकि उसके कंसेप्ट क्लियर हो जाएं आपको। See, in September 23, JP Morgan unveiled its plan to include Indian local currency government bond in its government bond index emerging market, that is global index suite. It is set to become effective from June 24. Now, focus on this word Indian local currency government bonds. ठीक है, यानी कि अभी भी हमारी जो गवर्नमेंट है वो बॉन्ड तो इशू करती होगी ना, राइट? बॉन्ड इशू करके क्या करती होगी? लोन रेज करती होगी। लेकिन जो लोन हम लोग रेस कर रहे हैं, गवर्नमेंट यहाँ पे जो लोन रेस करे, वो कर रही है डॉलर में, या जिस कंट्री में अपनी बॉन्ड सेल कर रही है वहां की करेंसी के टर्म में, राइट? अब ये जो डॉलर है, तो हमें पता है कि इसमें फॉरेक्स एक्सचेंज रेट जो होता है वो फ्लक्चुएट करता रहता है, राइट? जब हम लेकर आए थे डॉलर, तो हो सकता है कि इस टाइम पर फॉरेन एक्सचेंज जो हमारा रेट है वो रहा होगा 84 रुपीज। लेकिन जब हम इसको चुकाएंगे, लॉन्ग टर्म की बात हो रही है यहाँ पे, 10 साल, 20 साल, 30 साल, हो सकता है कि उस टाइम ये जो एक्सचेंज रेट है वो 100 क्रॉस कर जाए। तो ऐसे में हमें ज्यादा पे करना पड़ता है। लेकिन तो हमेशा हमारा एक प्रेफरेंस रहा कि अगर लोकल करेंसी में गवर्नमेंट बॉन्ड इशू हो जाए तो बेस्ट रहेगा। तो वही करने के लिए अनाउंस किया था जेपी मॉर्गन ने कि हम लोग इंडिया को ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में इसमें ज्वाइन करेंगे। ठीक है। अब जब ये अनाउंसमेंट हुई तो हमको बहुत अच्छा लगा। ठीक है, इट हाइटेंड आवर एक्सपेक्टेशन that prompting anticipation from other influential index providers such as ब्लूमबर्ग ने भी इसी तरह की अनाउंसमेंट की, एफटीएस ऐसी रसेल ने भी इसी तरह की अनाउंसमेंट की। ऑलराइट है कि ये बहुत अच्छी चीज है, बट अब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो देखिए। इंडिया कमेंस द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग इट्स गवर्नमेंट बॉन्ड्स इनटू ग्लोबल इंडाइसेस इन 2019। तब से हमने कोशिश की कि हम अपनी जो बॉन्ड्स हैं उनको ग्लोबल इंडेक्स पे लिस्ट करवा सकें। नाउ 2022 में आरबीआई ने अपने डिटेल एफर्ट्स दिए कि इससे इंटरनेशनलाइज करने में मदद मिलेगी रुपी को। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी पर आपको 450 प्लस में एक लेक्चर दिया गया है, ठीक है? उससे देख लेना और वहां से अपने नोट्स बना लेना, फिर जो भी चीजें आएंगी अब उसी में। जब मैंने वो लेक्चर रिकॉर्ड किया था तब इस तरह की चीजें नहीं हुई थी, बट अब उसमें ऐड कर लीजिएगा दिस लॉन्ग टर्म ग्लोबल बॉन्ड, ठीक है? कि इंडिया की जो बॉन्ड्स हैं लोकल करेंसी में वो लिस्ट की गई हैं बाय मॉर्गन स्टैनले। ठीक है, तो इन चीजों को वहां पर ऐड कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट इज पर्टिकुलरली बाय इंटीग्रेटिंग इंडियन एलसीजीबी इनटू ग्लोबल इंडिया। ये वर्ड मैं इसी को शॉर्ट में यूज कर रहा हूं बार बार, लोकल करेंसी गवर्नमेंट बॉन्ड, ठीक है? एलसीजीबी। देखो डॉक्यूमेंट आउटलाइन, आरबीआई का जो डॉक्यूमेंट था उसने बताया था कि इससे इंडिया को बहुत बेनिफिट होंगे, जैसे डिमिनिशिंग द डिपेंडेंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस ऑन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन। यानी कि अभी तक गवर्नमेंट को जो लोन वगैरह रेज करने होते हैं वो कैसे करती है? गवर्नमेंट बॉन्ड सेल करती थी, उसको फिर बैंक परचेज करते हैं। आरबीआई बैंक्स को कहता था कि आप एसएलआर में इन्वेस्ट कीजिए कुछ अमाउंट। ठीक है, एसएलआर में क्या होता है? या तो आप कैश में रखिए, या फिर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रखिए, या फिर आप गोल्ड के फॉर्म में रखिए। तो जब बैंक अपना कुछ एसएलआर अराउंड 18% के आसपास रहता है, मोस्टली चेंज होता रहता है, तो वहां पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में एसएलआर बैंक को अपने नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का कुछ परसेंटेज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना पड़ता था। ठीक है, तो हमारी जो गवर्नमेंट की पूरी डिपेंडेंस थी वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन पे हो जाती थी, और इससे क्या होता था, फिर नीचे नीचे लोन देने के लिए बैंक के पास कम पैसा बचता था, राइट? और फिर उनको अपना प्रॉफिट मेंटेन करने के लिए इंटरेस्ट रेट जो है वो हाई रखने पड़ते थे, तो लोन महंगे हो जाते थे। तो ऑब्वियसली बात है कि नीचे इन्वेस्टमेंट जो होता था इकोनॉमी में, वो उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाती थी। ठीक है, हमारे यहाँ लोन रेज करते हैं अगर आप किसी पर्पज के लिए, तो वो बहुत हाई रेट पे आता है, 8%, 10%, 12, 14% तक। जबकि फॉरेन कंट्रीज में अगर आप लोन रेज कर रहे हो ना, तो हार्डली उनका इंटरेस्ट रेट होता है 1%, 2%। तो अब सोचिए कि वहां की इंडस्ट्रीज ज्यादा फायदे में रहेंगी या हमारी? क्योंकि हमारी इंडस्ट्रीज को डोमेस्टिक से लोन लेना बहुत महंगा पड़ता है, उनके यहाँ पर बहुत सस्ता होता है लोन, राइट? तो उनकी कैपिटल बहुत लो होती है, तो
उनके जो प्रोडक्ट्स भी बनते हैं वो ज्यादा कॉस्ट कॉम्पिटेटिव होते हैं। ओके, तो पहला बेनिफिट तो हमें ये होगा कि इट विल डिमिनिश द डिपेंडेंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस ऑन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक्स। सेकंड, थैंक्स टू एक्सेस टू लार्ज इंटरनेशनल रिसोर्सेज, फॉरेन मार्केट को हम एक्सेस कर पाएंगे, एंड ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ फंड्स ट्रैकिंग इंडाइसेस। नेक्स्ट इज opening local bond market would facilitate the financing of current account and fiscal deficit by engaging institutional investors with long-term investment horizon। अब ये देखिए कि बाहर से इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स यानी कि बड़ी बड़ी कंपनीज या फिर हो सकता है कि दूसरी कंट्रीज के सेंट्रल बैंक भी इसमें इन्वेस्ट करें, तो अच्छी बात है कि हमें एक न्यू पूल ऑफ इन्वेस्टर्स मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, हम सिर्फ अपने ही लोगों पर, अब तो ये तो मैंने आपको एसएलआर बैंक के टर्म में बताया, अब तो रिटेल इन्वेस्टर्स को भी अलाउ कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि आप और हम जैसे, पहले रिटेल इन्वेस्टर्स सिर्फ सेकेंडरी मार्केट में जाके खरीद सकते थे बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, लेकिन अब वो प्राइमरी मार्केट में भी जाकर समझ बाय कर सकते हैं। ओके, आरबीआई के साथ एक अकाउंट खोलना होगा आपको और आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हो। ये सब चीजें ना मैंने अभी समझाई है आपको, पिछले वीक का जो स्टैटिक रिवीजन हुआ है प्रीलिम्स का, उसी में हमने ये पॉइंट्स कवर करें, तो आपने अगर ज्वाइन किया हुआ है और आपने वहां पे देखा होगा तो आप इस आर्टिकल को बेटर समझ पाएंगे। राइट, सो नाउ अब क्योंकि ज्यादा इन्वेस्टर्स आ रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि गवर्नमेंट को इंटरेस्ट ज्यादा नहीं देना पड़ेगा। गवर्नमेंट कहेगी कि मेरे पास तो बहुत लोग हैं इन्वेस्ट करने के लिए, मैं अपने इंटरेस्ट रेट थोड़े कम ही रखूंगा, तो कॉस्ट ऑफ पब्लिक बोरोइंग यानी गवर्नमेंट जो बोरो करेगी अमाउंट, उसकी कॉस्ट, उस पर देने वाला इंटरेस्ट डिक्लाइन हो जाएगा, तो गवर्नमेंट को अब ज्यादा किसी को अट्रैक्ट करने के लिए ज्यादा इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा। राइट, क्योंकि इन्वेस्टर्स ज्यादा आ गए हैं उसके पास लेने वाले। Okay, now this would also relieve the balance sheets of local financial institutions holding these bonds and thereby increasing lending and private investment। अब क्योंकि बैंक्स को यहाँ पर एसएलआर में जो इतना सारा जी सैक में इन्वेस्ट करना पड़ रहा था, हो सकता है कल को आरबीआई ये घटा के 15% कर दे, तो उसके बाद 3% जो उसकी नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज है वो पैसा फ्री हो जाएगा नीचे लोन में देने में। Okay? तो इससे हमारे यहाँ पर लैंडिंग बढ़ेगी, लोन ज्यादा दिए जाएंगे, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, फिर वो लोन लेने के बाद कंपनीज और ज्यादा इन्वेस्ट होंगी, नई फैक्ट्रीज खुलेंगी, जॉब्स होंगी एंड इकोनॉमी हमारी और ज्यादा बूस्ट होगी। राइट, तो ये इसका दूसरा बेनिफिट है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही हों। नेक्स्ट, another key benefit of opening this local bond market to foreign investor is that the original sin problem। अब ये ओरिजिनल सिन प्रॉब्लम क्या है, इस टर्म को अच्छे से समझ लो। ये होती है इनेबिलिटी ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमीज टू बोरो इंटरनेशनली इन देयर ओन करेंसी। अब देखिए प्रीलिम्स में इस तरह के टर्म्स आ जाते हैं, ओरिजिनल सिन प्रॉब्लम। ठीक है, इट शोज द इनेबिलिटी ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमीज, यानी कि हमारे यहाँ की कंपनीज वगैरह को पॉसिबल नहीं हो पाता है कि वो इंटरनेशनली बोरो कर सकें। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग करती हैं बट वो बोरोइंग लोकल करेंसी में कर सकें, हम अपनी खुद की करेंसी में। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को टैकल करने में मदद मिलेगी। सो दिस इज योर थर्ड पॉइंट फ्रॉम द आर्टिकल। Unlike local currency debt, external debt denominated in reserve currencies expose debtors to the exchange rate। क्यों? क्योंकि अगर मैं डॉलर में लाया होता, फिर कल को जब एक्सचेंज रेट ऊपर होगा या नीचे होगा, वैसे तो ऊपर ही जाता है इंडिया कंटेक्स में, हमारी करेंसी कमजोर ही पड़ती है विद टाइम, तो उसमें क्या है कि जो डेटर होगा, जो पैसे लेके आया होगा, उसको और ज्यादा पे करने होंगे। अभी मैं 85 रुपीज के हिसाब से डॉलर लाया था, कल को जब मुझे चुकाने होंगे तो मुझे 100 रुपीज डॉलर के हिसाब से चुकाने होंगे, क्योंकि 10-20 साल में गिर ही जाना है रुपए। Now, by opening the bond market and borrowing in local currency, the exchange rate risk is passed to the investor। अब क्योंकि मैं लोकल करेंसी में लाया हूं, तो ये जो रिस्क होगा जो अभी तक मुझ पे था, अब लोकल करेंसी में लेके आया हूं, इसलिए अब ये रिस्क उस आदमी पे होगा जिसने मुझे पैसे दिए हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे तो अपनी लोकल करेंसी में देना, भले ही मुझे 100 रुपए देने पड़ेंगे आगे तक, बट मुझे लोकल करेंसी में देना है, उसे तो एक ही डॉलर मिल रहा है ना। Next, since these bonds are generally subject to domestic jurisdiction, the lenders also face an additional default risk। क्योंकि अब ये लोकल करेंसी में लाया हूं ना, तो यहाँ पे jurisdiction इंडिया की लागू होगी, यहाँ पर इंडिया के लॉस चलेंगे, तो वो जो लैंडर या इन्वेस्टर कह लो उसको, जिसने वो पैसा, वो बॉन्ड परचेज किया है, उस पर एक रिस्क भी होगा कि कहीं मैं डिफॉल्ट ना कर जाऊं। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सब रिस्क कंपेंसेट करने के लिए, एक तो उसको एक्सचेंज रेट का रिस्क बियर करना पड़ रहा है, दूसरा उसको डिफॉल्ट का रिस्क बियर करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इन्वेस्टर कह लीजिए या लेंडर जिसने पैसा इन्वेस्ट किया होगा इन बॉन्ड्स में, इस बेचारे को दो रिस्क फेस करने पड़ेंगे, एक एक्सचेंज रेट का, ठीक है, गिर सकता है, बढ़ सकता है, और दूसरा रिस्क रहेगा इसको डिफॉल्ट का, क्योंकि ये लोकल करेंसी में है तो ऑब्वियसली यहाँ पर इंडिया की जुरिस्डिक्शन लागू होगी। ठीक है, तो ये दो रिस्क जो इस बेचारे के लिए आ गए, इसको कंपेंसेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको थोड़े से हाई इंटरेस्ट देने पड़ेंगे।
तो इसको ये काउंटर कर रहे हैं कि हम लोग जो इतना खुश हो रहे थे कि इससे ज्यादा इन्वेस्टर आ जाएंगे गवर्नमेंट के पास बॉन्ड खरीदने, तो गवर्नमेंट कम इंटरेस्ट देगी, गवर्नमेंट की सेविंग होगी। बट ऐसा नहीं है, इसमें रिस्क क्योंकि इन्वेस्टर का ज्यादा हाई है, तो आपको इंटरेस्ट रेट तो फिर भी हाई ही देने पड़ेंगे उसे। Thus, local currency bond need to offer higher returns than forex bond issued under foreign jurisdiction. Okay, तो ये काउंटर करने का पहला पॉइंट था उनका। लॉस ऑफ ऑटोनॉमी एंड ग्रेटर रिस्क, कैसे? द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बॉन्ड मार्केट इन इमर्जिंग इकोनॉमीज आल्सो एंटेल्स ए सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ ऑटोनॉमी इन कंट्रोलिंग द लॉन्ग टर्म रेट एंड एक्सपोज देम टू ए ग्रेटर इंटरेस्ट रेट रिस्क। व्हेन क्योंकि जब जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनकी एपिटाइट कम होगी कि यार नहीं 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 करना इन्वेस्ट, and access to international capital market is impaired, the domestic bond market too can get crippled due to adverse spillover। ठीक है, अब सपोज करो कि आगे चल के वो लोग नहीं करना चाहते इन्वेस्ट आपके उसमें, ठीक है, तो उस वजह से क्या होगा कि हमारा जो लोकल मार्केट है बॉन्ड मार्केट, अब वो भी देखेगा कि इनके पास तो कोई खरीदार ही नहीं आ रहा है इस बॉन्ड के लिए, तो चलो हम भी अब ज्यादा डिमांड करते हैं। ठीक है, तो उसकी स्पिल ओवर इफेक्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। 2018 में 8 में क्या हुआ था, क्राइसिस यूएसए में आए थे और उसका असर पूरी दुनिया ने झेला। उसी तरह से 2013 में जैसे जैसे फेडरल बैंक जो यूएसए का है उसने अपने रेट का इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू करे, इंडिया से भी डॉलर का आउटफ्लो शुरू हो गया। ये सारे कंसेप्ट मैंने आपको प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज में समझाए हैं 2 दिन पहले ही। Now there is a misconception among proponents of foreign portfolio inflows into local currency bond market that it provides stable and long term funding. बट अनलाइक सॉवरेन बॉन्ड्स ऑफ लाइक यूएस, ठीक है, उसकी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है ना यूएस की, उसको खरीदते हैं दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स। ठीक है, यूएस ट्रेजरीज, लोकल करेंसी, सॉवरेन डेट ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमीज इज नॉट हेल्ड बाय सेंट्रल बैंक्स और एज इंटरनेशनल रिजर्व बट फिकल इन्वेस्टर। तो अब इंडिया के जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होंगे ना यहाँ, अब ये इतने भी अच्छे नहीं है कि दूसरी कंट्रीज के सेंट्रल बैंक इनमें इन्वेस्ट करेंगे या कोई बड़े बड़े फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर शुरू इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अलग होते हैं, इंडिविजुअल इन्वेस्टर हम आपके हमारे जैसे ही होते हैं, फॉरेन के भी। ठीक है, तो ये सब ये फिकल होते हैं ये इन्वेस्टर, इनने आज पैसा लगाया कल निकाल लेंगे। ये कोई वहां का सेंट्रल बैंक नहीं है जो आपकी बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहा है तो आप बहुत खुश हो सकते हो कि हाँ ये तो रिलायबल है। राइट, ये फिकल इन्वेस्टर्स है, ये आज इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये कल को विड्रॉ भी कर लेंगे, तो आपके मार्केट में फ्लक्चुएशंस और ज्यादा आएंगे। दिस इज सेकंड पॉइंट, ही इज काउंटरिंग all this. Third is the local currency bond inflows to emerging economies have become increasingly volatile because of the exchange rate risk borne by investor। क्योंकि इन्वेस्टर का रिस्क है। अब सपोज कि हमारा रुपये तेजी से डेप्रिशिएट होने लगे किसी मंथ में किसी भी वजह से कि बहुत डेप्रिशिएट होना शुरू हो गया है, तो ऐसे में ये सब लोग तो अपने पैसे निकाल के भाग जाएंगे, तो हमारा मार्केट और ज्यादा वल्नरेबल हो जाएगा। In the time of market distress, external debt in local currency plays a greater role in the drain of reserves and currency decline than forex debt because of investor exchange rate risk। इस वजह से ये जो राइटर हैं इनका कहना है कि यार वो फॉरेन करेंसी में बोरो करने में कम रिस्क था, लोकल करेंसी में बोरो करने में ज्यादा रिस्क है। As per the October 22 report from RBI, the opening of this bond to foreign investor and inclusion of Indian LCGB in global bond indices represent just one facade of broader effort to internationalize the Indian rupee। ठीक है, ये सिर्फ एक फसाड है, बट एट द सेम टाइम हमें और क्या करने की जरूरत है, परमिटिंग द बैंकिंग सर्विसेज इन रुपी INR आउटसाइड द कंट्री, इसको प्रमोट करने की भी जरूरत है। ये तो एक ही स्टेप है और इसमें भी उन्होंने 2 काउंटर पॉइंट दे दिए हैं। ठीक है, 3 हमने बेनिफिट देखे 1 2 3 और साथ में 2 काउंटर पॉइंट देखे, दिस वाज द फर्स्ट, दिस वाज द सेकंड काउंटर पॉइंट। ठीक है, तो इस आर्टिकल से कुछ अच्छी चीजें निकल के आई, लेकिन इसके बाद भी मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ क्योंकि इसके पीछे के जो कंसेप्ट थे वो मैंने उन बच्चों को तो समझा दिए जो प्रीलिम्स की रिवीजन सीरीज में एनरोल है, बट आपको अगर नहीं पता होगा तो मैं इस टॉपिक को दोबारा से ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में कवर कर दूंगा। ऑलराइट, हम इस टॉपिक को, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम दोबारा ब्रेनस्टॉर्मिंग में कवर करेंगे। लेकिन ये प्लीज ये जो 3 पॉइंट्स है ना बेनिफिट, ये जरूर जानेगा, क्योंकि अब प्रीलिम्स में आपसे यूपीएससी से फैक्ट बेस्ड चीजें पूछता है वो अपनी जगह है, बट वो थोड़ा थोड़ा मेंस की तरफ भी शिफ्ट हुआ है। जैसे वो कई बार कोई चीज आती है, जैसे न्यूरालिंक आया है तो उसकी एप्लीकेशन आपसे पूछ लेगा कि इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हो सकती है। ठीक है, और कई बार वो फीचर्स पूछ लेता है चीजों के। आजकल इस तरह के क्वेश्चन भी आपको प्रीलिम्स में देखने को मिल रहा है, तो हो सकता है कि लिस्टिंग ऑफ इंडियन बॉन्ड ऑन ग्लोबल इंडाइसेस, इसमें से विच ऑफ द अबव या बिलो कैन बी द बेनिफिट्स। ओके, तो ये 3 पॉइंट, ये जो 1 2 3, ये जो 3 पॉइंट मैंने आपको दिए ना, ये तीनों याद रखना, तभी उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे, अदरवाइज इट विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ टफ क्वेश्चन। ठीक है, हाँ, नाउ वी आर लिविंग इन 2024
एंड स्टिल देयर आर नो साइन बाय गवर्नमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट कि हम सेंसस कंडक्ट करने के लिए सीरियस हैं। अब तो ना कोविड है ना कुछ है, सब कुछ ठीक है, फिर भी गवर्नमेंट अभी तक सीरियस नहीं है। आई डोंट नो फॉर वॉट एवर रीजन, बट उन लोगों ने कहा है कि हम एक हाई पावर्ड कमिटी बनाएंगे कंस्टिट्यूटेड टू कंसिडर द चैलेंजेस अराइजिंग फ्रॉम फास्ट पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डेमोग्राफिक चेंजेस। तो डेमोग्राफिक चेंजेस को तो आप खुद ही खराब कर रहे हो। जिन लोगों को रिटायर करना चाहिए उनको आप एक्सटेंशन दे रहे हो 2 साल 3 साल 5 साल का। ओके, और युवाओं को की एग्जाम की वैकेंसी 5-5 साल में एक बार आ रही है। सो ये पहली बार होगा जब सेंसस कंडक्ट नहीं होगा जब से इसकी शुरुआत हुई है सिंस 1881। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 वो कहता है कि टीएफआर इंडिया का 2 से नीचे जा चुका है। देखिए 2.1 जब टीएफआर होता है ना, टोटल फर्टिलिटी रेट, तब माना जाता है कि अब हम रिप्लेसमेंट लेवल पे पहुंच गए, यानी कि अब हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी नहीं। ठीक है, ये रिप्लेसमेंट है। और ये 0.1 इसलिए रखा जाता है, कई बार जैसे डेथ हो जाती है किसी बच्चे की, ठीक है, तो हम 2.1 से नीचे जा चुके हैं। बट कुछ स्टेट अभी भी हैं, जैसे बिहार 2.98, मेघालय 2.91, उत्तर प्रदेश 2.35, झारखंड, मणिपुर, ये अभी भी इनकी पॉपुलेशन ग्रोथ में उतनी कमी देखने को नहीं मिली है। बट फिर भी 1950 में हमारा टीएफआर नेशनल लेवल पे था 5.7, जो कि कम होके 2 के अराउंड आ गया, सो दैट इज गुड थिंग। पॉपुलेशन सदर्न स्टेट की बात की जाए तो पहले 1951 में इनका पॉपुलेशन शेयर था 26% अमंग टोटल इंडिया, बट अब इनका शेयर घट के हो गया 21%। और यही रीजन है, क्योंकि यही रीजन है कि जो रिसोर्सेज यानी फाइनेंशियल एलोकेशन है वो रिड्यूस हुआ है इन स्टेट्स का। फाइनेंस कमीशन जब डिसाइड करती है फॉर्मूला फॉर डिवोल्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, तो उसमें पॉपुलेशन को एक पैरामीटर रखा जाता है। अभी तक ये पहले लेती थी 1971 की पॉपुलेशन, जो जहां पे फ्रीज कर दी गई थी लोकसभा सीट। उसके बाद इसने पिछली 15th जो लोकसभा आई थी उसमें इसने कहा था कि मैं 1971 की भी कंसीडर करूंगा, बट एट द सेम टाइम 2011 की भी कंसीडर करूंगा, दोनों की कंसीडर की थी। बट अब ये माना जा रहा है कि शायद 2000 ये जो 16th फाइनेंस कमीशन आएगी इसमें सिर्फ 2011 की ही पॉपुलेशन को पूरी तरह से इंक्लूड किया जाएगा। तो अब क्योंकि यहाँ पे सदर्न की पॉपुलेशन कम हुई है, उन्होंने अच्छे मेजर्स लिए पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए, तो सदर्न स्टेट में अभी एक एमपी ने कह भी दिया था, कांग्रेस एमपी ने, कि फिर सदर्न स्टेट्स अलग देश की मांग कर लेंगे। ठीक है, कल की न्यूज़पेपर में वो था। दिस इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ रैपिड रिडक्शन ऑफ टीएफआर ड्यू टू बेटर सोशियो इकोनॉमिक आउटकम्स एंड एजुकेशन इन सदर्न स्टेट। द डेमोग्राफिक शिफ्ट इन इंडिया एंड राइजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी, डेमोग्राफिक डिविडेंड जो हम कहते हैं, ये मीनिंगफुल तभी होगा ओनली अगर सफिशिएंट जॉब्स क्रिएट की जाएंगी। दे एंजॉय सम डिग्री ऑफ सोशल सिक्योरिटी with high unemployment and creation of non-farm jobs which increase productivity and skill employment. So this high powered committee जो सेटअप की गई है will be performing a crucial role if it engages meaningfully in addressing the questions related to jobs and social security. ब्रिटेन, देखिए ब्रिटेन का उस टाइम वर्ल्ड की सबसे बड़ी पावर ब्रिटेन ही था, तो इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जिसने ये सारा इशू क्रिएट किया था कि जूइश लोगों को एक स्टेट मिलना चाहिए उनका अपना पैलेस्टीन में। ठीक है, तो इसकी हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये 2 स्टेट सॉल्यूशन के लिए ज्यादा वकालत करे। ब्रिटेन, Britain has historical responsibility to push for a solution. British government was the first major power that recognized the Zionist claim to the land of Ottoman Palestine। ये सब मैं समझा चुका हूँ, पूरी हिस्ट्री के लिए मैंने एक 450 प्लस लेक्चर बनाया था, इसराइल की पूरी हिस्ट्री डिस्कस की थी इसमें। इन 1917 आफ्टर वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, बाल्फोर डेक्लेरेशन, इसको याद रखिएगा क्योंकि इसराइल का इशू इतना न्यूज में है, तो बाल्फोर डेक्लेरेशन आपसे पूछा जा सकता है। इस डेक्लेरेशन से सपोर्ट किया गया था क्रिएशन ऑफ ए होमलैंड फॉर ज्यूइश पीपल इन पैलेस्टीन। द डेक्लेरेशन गेव ए मेजर बूस्ट टू जियोनिस्ट मूवमेंट, promoting Jewish migration from Europe and the building of settlement communities in historical Palestine। और फाइनली क्रिएशन होता है इसराइल का 1948 में। 7 लाख Jewish settlers इन वेस्ट बैंक में रहते हैं आज और ईस्टर्न जेरूसलम में। गाजा इज बीइंग ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉयड बाय इसराइल। Israeli rejected the two-state solution now. The far-right settlers are pushing for control of whole of Palestine territory। ठीक है, तो अब तो वो 2-स्टेट सॉल्यूशन भी होता हुआ मुश्किल दिख रहा है। ठीक है, ये सब छोड़िए, ये सब आपके काम की चीजें नहीं है, इनमें कुछ यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे काम का नहीं है। नॉर्थ कोरिया, कल हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग में डिस्कस किया था कोरियन पेनिनसुला में जो टेंशन बढ़ रही है उनके बारे में। एंड नॉर्थ कोरिया अगेन फायर मोर क्रूज मिसाइल इन टेस्टिंग स्पीयर। ठीक है, तो कल का ब्रेनस्टॉर्मिंग देख लेना जाकर। हमास, मीडिएटर का काम कर रहा है कतर, तो ऑब्वियस सी बात है हमें कतर की मैप लोकेशन भी अच्छे से देखनी होगी। इसी से रिलेटेड कतर और सऊदी अरेबिया के बीच में ही एक कैनाल बन रहा है, मैंने उसकी भी बात की थी, सलवा कैनाल। ठीक है, उसको याद रखिएगा। हमास हैड गिवन द इनिशियल सपोर्ट टू हॉस्टेज प्रिजनर्स एक्सचेंज डील।
यहाँ पर खान यूनिस एक सिटी है, सदर्न गाजा मेन सिटी, और ये सिटीज पे क्वेश्चन पिछले 2 साल से आ रहे हैं, तो याद रखिएगा। इसी के साथ एक राफा नाम की जगह है, ठीक है, उसको भी याद रखिएगा, वो भी यहीं पर है, गाजा में। शॉर्टेजेस ऑफ फूड, वाटर, फ्यूल एंड मेडिसिन, विंटर स्टॉर्म्स ब्रॉट टॉरेंशियल रेन टू गाजा। कल वहां पे बारिश भी हुई, जबकि लोगों के पास अब छुपने के लिए कोई जगह भी नहीं। अब एक और प्रो ईरानियन ग्रुप इमर्ज हुआ है इन इराक, जो यूएस पे स्ट्राइक कर रहा है। इराक प्रो ईरानियन अल नुजाबा मूवमेंट, ठीक है, अब इसको भी याद रख लेना। अभी तक मैं काफी सारे ग्रुप आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, हमास, हिजबुल्ला, राइट, हाउदी रेबल्स, जैश अल अदल। अब उसमें एक लिस्ट में एक नाम और जोड़ लेना, अल नुजाबा, ठीक है। ये सब मैं टेलीग्राम पे पोस्ट करता रहता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप में प्लीज एक्टिव रहिएगा। अगर नहीं पता है कौन सा है टेलीग्राम ग्रुप, तो इजी एज पाई यूपीएससी, ओके, जस्ट ज्वाइन देयर। इंडिया टू रिप्लेस मिलिट्री पर्सनल इन मालदीव्स इन 2 फेजेस। अब पता है कल बजट पास हुआ, तो यहाँ पर मालदीव्स को हमने ग्रांट जो हम देते हैं दोस्ती यारी के नाम पर, वो इंक्रीज किया है हमने। और उसको इंक्रीज करने का रीजन यही है कि हमारी लड़ाई या हमारे जो भी कन्फ्लिक्ट्स हैं, वो मालदीव्स के साथ नहीं है, वहां के लोगों के साथ भी नहीं है। ये प्रेसिडेंट का दिमाग खराब है, जिसने चुनाव जीतने के लिए एंटी इंडिया कैंपेन लॉन्च किया और इलेक्शन जीत भी लिया, राइट। कल हमने रिवाइज्ड इंडियन बजट एस्टिमेट 23-24 गेव मालदीव्स ए बिगर फाइनेंशियल एलोकेशन देन प्रीवियसली। हमने 770 करोड़ सैंक्शन किए इनके लिए, जबकि लास्ट ईयर हमने सिर्फ 400 करोड़ दिए थे इनको, राइट। यहाँ पर एक आइलैंड है, मिंदानाओ आइलैंड इन फिलीपींस। वैसे मुश्किल है कि इतना छोटी चीज पूछी जाए आपसे, बट पता है पीवाई क्यू अगर आप देखोगे ना, तो अधिकतर या तो क्वेश्चन हेडलाइन से उठा लिया गया है या किसी इमेज के जस्ट नीचे से उठा लिया गया है, ओके। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखना। ये पिछले 2 साल से यूपीएससी का पैटर्न कॉन्स्टेंटली देखने को मिल रहा है हमें। उसी तरीके से यहाँ पर एक इंडिजिनस ट्राइब होते हैं, प्योर पेचा, ये मैक्सिको में मिलते हैं। आरबीआई और ये पेटीएम का जो इशू है ना, इसको मैं आपके साथ आज ही शायद ब्रेनस्टॉर्मिंग में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। मैं इसको एक बार डिटेल में बता दूंगा, वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जरूरी नहीं है, बट हाँ, अगर आप यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि पेटीएम, जो कि एक टाइम पे पोस्टर बॉय हुआ करता था इंडिया का, कि देखिए रेवोल्यूशन आ रहा है हमारे यहाँ डिजिटल पेमेंट में, तो आखिर ऐसा क्या हो गया है कि आज ये इतनी बुरे दौर में गुजर रहा है, ठीक है, और क्यों गवर्नमेंट इसको सपोर्ट नहीं कर रही है। एक टाइम गवर्नमेंट ने ही सबसे ज्यादा प्रमोट भी किया था इसे। तो मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग में इसके सारे इश्यूज आज आपके साथ डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए, देयर वर इरेगुलरिटीज इन कंप्लायंस विद केवाईसी नॉर्म्स एंड सिंगल पैन यूज्ड बाय थाउजेंड ऑफ कस्टमर्स। सिंगल पैन कार्ड थाउजेंड ऑफ कस्टमर्स ने यूज किया है पेटीएम में, ठीक है। तो देयर आर कंसर्न्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। हाई नंबर ऑफ डॉर्मेंट अकाउंट्स वर फाउंड टू हैव बीन यूज्ड एज म्यूल अकाउंट टू फैसिलिटेट ट्रांजैक्शन। तो ये कुछ एक कंसर्न है जिनको मैं आपके साथ आज अच्छे से डिस्कस करूंगा, क्योंकि अगर आप इंटरव्यू तक भी पहुंचते हो तो इतने बड़े इश्यूज की में क्लैरिटी होनी चाहिए आप में कि आखिर इशू है क्या एग्जैक्टली। दैट क्लैरिटी इज रिक्वायर्ड। Okay, that's it for The Hindu. Let's move on to Indian Express. ओके, ये लास्ट रेफ्यूजी सिटी बची है अब इन लोगों के पास, दैट इज राफा। इसको याद रखिएगा, राफा। आज मैंने आपके साथ कुछ 22 और 23 प्रीलिम्स के इंटरनेशनल रिलेशंस के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, ठीक है। ऑलमोस्ट 17 to 18 क्वेश्चन आए दोनों साल में, एंड बहुत सारे क्वेश्चन लोकेशन बेस्ड या प्लेसेस इन न्यूज से आए, एंड दे आर द मोस्ट इजीएस्ट पार्ट जहां से आपको स्कोर फैच करना चाहिए, ठीक है। तो उन टॉपिक्स में टाइम कम दो जहां से एक दो क्वेश्चन आता है, या आते भी हैं तो बहुत ज्यादा टफ आते हैं। ऐसी जगह ज्यादा इन्वेस्ट करो जहां से क्वेश्चन ही बहुत आ रहे हैं और इजी भी आ रहे हैं, ठीक है। लो हैंगिंग फ्रूट है ये आपके, ये गलत नहीं होने चाहिए। मोस्ट ऑफ द गाजा पॉपुलेशन आर इन राफा नाउ। ये सिटी पे ना हार्डली आप कह सकते हो कि 2 लाख लोग रहते थे। आज माइग्रेशन की वजह से इस वॉर के बाद ऑलमोस्ट 23 लाख लोग रह रहे हैं इस सिटी में, ठीक है। तो उसकी कैपेसिटी नहीं है इतना बियर करने की। ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, यहां पर ईरानियन गार्ड्स एडवाइजर किल्ड इन सीरिया। नाउ दिस इराकी ग्रुप सेज इट विल अटैक यूएस फोर्सेस। ठीक है, तो इराक में अभी है एक्टिव यूएस फोर्सेस, ठीक है। गोलन हाइट्स आपको पता है इसराइल और सीरिया के बीच का एक इशू है, जो एग्जैक्टली आती तो सीरिया में, और यूएन ने कहा भी है कि इसराइल को कि आप विकेट कीजिए गोलन हाइट्स को, बट इसराइल ने आज तक इस पे ऑक्यूपेशन बनाए रखा है अपना। गोलन हाइट्स वो फ्री नहीं कर रहा है अभी। पाकिस्तान में ग्रेनेड अटैक एंड ऑल, तो हमने बलूचिस्तान के बारे में जाना था, ठीक है। वहां पर ये होते रहते हैं, एंड चाइना का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो यहीं से पास होता है। ये बलूचिस्तान के ग्वाधार में जाके होता है, ठीक है, और चाइना के जिनजियांग प्रोविंस से स्टार्ट होता है।
अब ये स्टार्ट और एंडिंग पॉइंट क्यों याद रखना है, क्योंकि याद कीजिए 2023 का क्वेश्चन प्रीलिम्स का इंडिया का पूछा था, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कहाँ से शुरू कहाँ पे खत्म। उसी तरीके से आईएमटी कॉरिडोर, सेकंड स्टेटमेंट था आईएमटी कॉरिडोर के बारे में, कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ पे खत्म हो रहा है। और थर्ड स्टेटमेंट था चाइना, जो हमारा है ना सी पैक, चाइना बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना बांग्लादेश एंड ऐसे कुछ था यार क्वेश्चन। ओके, थर्ड स्टेटमेंट वो था, उसमें भी यही पूछा था कहाँ से ओरिजिन हो रहा है और कहाँ पे एंड हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से सीपैक का भी आपको पता होना चाहिए, जिनजियांग से स्टार्ट हो रहा है और ग्वादर से एंड हो रहा है। राइट। यूक्रेन ने यहाँ पर कहा है कि हमने ड्रोन की मदद से रशिया की एक वॉरशिप को गिराया हुआ है। अब ये गुर जो है ना, GUR, ये यूक्रेन की इंटेलिजेंस एजेंसी है। ठीक है, जैसे हमारी रॉ है। एंड अगर लेक डोनुज लव पूछा जाए तो ये आपका आता है सी ऑफ अजोव में, क्रीमिया के पास। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, और इसी पेज पर नीचे दिया हुआ है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। तो ये इशू मैं पहले भी दोनों कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, दोबारा से आज ब्रेनस्टॉर्मिंग में इनको फिर से रिपीट कर दूंगा। ठीक है, मोटिव यही रहता है कि बार बार आपका इतनी बार रिवीजन कराया जाए चीजों का कि आपको याद हो जाए। ये नहीं कि बस नोट्स बनाए पेज में और रख दिया, वैसे तो वो आपका काम है कि आप हर सैटरडे संडे अपना जो वीक में पढ़ा है उसको रिवाइज करें। बट ये दोनों टॉपिक मैं ऑलरेडी आपको कई बार समझा चुका हूँ, बट हम इसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे तो ताकि आप लोग को वो हैबिट डेवलप भी हो जाए कि रिवीजन इज द की टू सक्सेस इन यूपीएससी। जस्ट रीडिंग और राइटिंग इज नॉट द की, बट रिवीजन इज द की टू सक्सेस। पहले यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए, हम लोग ये तो देख रहे हैं कि आज 12-13 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे मोबाइल एडिक्ट हुए पड़े हैं। कोई गेमिंग से एडिक्ट है, कोई सोशल मीडिया से। और इन सोशल मीडिया का ऐसा इन्फ्लुएंस है कि फिल्टर लगा के लोग बहुत सुंदर दिखते हैं इसमें, और इस वजह से बच्चे खासकर डिप्रेस तक हो गए हैं कि यार हम इतने सुंदर क्यों नहीं दिखते हैं। कोई भी नहीं दिखता, नेचुरल है वो। ओके, तो ये इन लोगों ने बच्चों के एक माइंड पे भी एक असर पड़ा है कि वो अपने आप को ही कम समझने लगे। तो यहाँ पर अब देखिए यूएस की पावर देखिए आप, कि वहां पर पॉलिटिशियंस कितने अवेयर हैं। उन लोगों ने बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज को बुलाया पार्लियामेंट में, मेटा, ठीक है, एक्स, टिकटॉक, स्नैप, डिस्कॉर्ड, इन सबके सीईओ ने अटेंड किया यूएस का सेनेट यानी अपर हाउस, जैसे अपना राज्यसभा है। These companies allege failure in protecting children online. Okay, so that sort of awareness is there. Okay, कुछ बच्चों ने सुसाइड तक किया है, इस तरह के कंटेंट भी पड़े हुए हैं यूट्यूब वगैरह पर। जकरबर्ग जो फेसबुक के ओनर है या मेटा बोल लीजिए, जकरबर्ग स्टूड एंड फेस द पेरेंट्स इन द गैलरी, जो बच्चों के पेरेंट्स आए थे, और इसने कहा, मार्क जकरबर्ग ने, आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग यू हैव ऑल बीन थ्रू। ठीक है, इसने माफी मांगी है पेरेंट्स से। कमिटी ऑन द जुडिशियरी, यूएस की सेनेट में एक कमिटी है ऑन द जुडिशियरी जो एक्ट करती है एज अ फोरम फॉर पब्लिक डिस्कशन। तो यहाँ पर इन सभी सीईओज को बुलाया गया, और यहाँ पर ये कहा गया इन प्लेटफॉर्म्स को कि आपने इनफ सेफगार्ड नहीं लगाए हैं अपने प्लेटफॉर्म पर बच्चों के लिए। ठीक है, सेक्सुअल प्रेडेटर्स हैं ऑनलाइन बच्चों के लिए, ऑन सोशल मीडिया एप्स एडिक्टिव फीचर्स हैं, कंटेंट है जो सुसाइडल थॉट देता है बच्चों में, ईटिंग डिसऑर्डर एंड अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं। ये जो खासकर इंस्टा टाइप की चीज है ना, इसने अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं बच्चों के दिमाग में। सिमिलरली these CEOs said, इन लोगों ने बताया व्हाट दे आर डूइंग टू एनफोर्स द एग्जिस्टिंग पॉलिसीज लाइक नॉट अलाउइंग चिल्ड्रन अंडर एज ऑफ 13 ऑन एप्स। और जबकि हमारा नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट कहता है कि 37% एंड 24% ऑफ 10 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन, ये 10-10 साल के बच्चे फेसबुक और इंस्टा पर एक्टिव हैं। ओके, डेस्पाइट द एज लिमिट, एज लिमिट होनी चाहिए कि 13 ईयर से नीचे आप अकाउंट नहीं बना सकते, पर 10-10 साल के बच्चे बना रहे हैं, चला रहे हैं। फेसबुक अलाउड अराउंड 87 मिलियन फेसबुक यूजर्स डाटा टू बी शेयर्ड विद थर्ड पार्टी। अब ये जो फेसबुक ने डेटा शेयर किया था ना थर्ड पार्टी से, ये इन बच्चों की प्राइवेसी और कंसर्न्स की भी बात है। ठीक है, एक 13-14 साल की बच्ची अगर फोन यूज कर रही है, आपने उसका मोबाइल नंबर थर्ड पार्टी के साथ शेयर कर दिया। ओके, तो यहाँ पर डेटा ब्रीच भी हुआ है, उसके भी एलिगेशन है फेसबुक पर। अब सच्चाई ये है कि जो भी मोबाइल एडिक्शन है ना ये बच्चों में, ये सब आप पेरेंट्स ही रहा है। ठीक है, रात को सब अपने अपने फ्री होते हैं और दोनों अपने अपने मोबाइल को लेके बैठ जाते हैं, और वही बच्चे पेरेंट्स से सीख रहे हैं। दैट इज द रियलिटी ऑफ इंडिया। एनीवे, यहाँ पर हम आते हैं अरेबियन सी में पायरेसी की बात हो रही है, तो मैंने इस पे ऑलरेडी आपको रेड सी करके एक मेंस 450 प्लस में लेक्चर दिया है, रेड सी एंड पायरेसी पर। ठीक है,
तो वो सारे पॉइंट यहाँ पर जो भी पॉइंट है ना वो सारे वहां पर हमने इंक्लूड करें विद रिस्पेक्ट टू रेड सी के अराउंड जो भी इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं जो आपको प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। तो प्लीज मेंस 450 की लिस्ट में जाना, स्क्रॉल करोगे थोड़ा नीचे मिल जाएगा रेड सी एंड पायरेसी। इस वीडियो को मिस मत करना, ये आपके प्रीलिम्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके फर्स्ट, यहाँ पर क्यों होती इतनी पायरेसी? पहला तो रीजन है पुअरली पुलिस्ड, ठीक है, वीक मैरीटाइम फोर्सेज है यहाँ पर, जो भी कोस्टल कंट्रीज हैं उनकी मैरीटाइम फोर्स उतनी स्ट्रांग नहीं है। सो दिस इज द फर्स्ट रीजन। सेकंड, कंसंट्रेशन ऑफ शिपिंग ट्रैफिक। ये जो रेड सी से है ना स्विस कैनाल, ये स्विस कैनाल है यहाँ पर, यहाँ से होते हुए आप पूरा रेड सी से निकलते हो, बाबल मंडेब से निकलते हो, यहाँ पर ये पूरी सोमालिया कोस्ट है जो पायरेट्स के लिए फेमस है। तो यहाँ से ना बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाता है वर्ल्ड ओवर का, सबसे बड़ा चोक पॉइंट है। अब जब इतनी सारी शिप्स एक साथ आती है ना तो उनकी स्पीड बहुत स्लो हो जाती है, वो स्लो स्लो, कई बार तो वो एक एक दो दो दिन तक उसी में उलझी रहती है, ठीक है, वहीं पर। तो स्पीड इतनी स्लो हो जाती है कि ये लोग इजिली उनको चढ़ सकते हैं, उन पे कैप्चर कर सकते हैं, राइट, दे आर द चोक पॉइंट। और ये जो कमर्शियल वेसल होते हैं उनमें हार्डली 10 से 15 लोग होते हैं बस। ओके, वो भी कोई ऐसे नहीं कि बहुत आर्म्ड मिलिट्री टाइप के लोग, नहीं, इनको बंदी बनाना पायरेट्स के लिए काफी आसान हो जाता है। ठीक है, चोक पॉइंट है, शिपिंग ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है यहाँ पे, तो स्पीड स्लो डाउन हो जाती है। दिस इज सेकंड रीजन। थर्ड, पुअर गवर्नेंस और टर्मोइल ऑन द लैंड। अब ये जो कंट्रीज हैं सोमालिया, एरिट्रिया, इनमें गवर्नेंस इतना पुअर है कि पॉवर्टी वहां है, हंगर वहां पर है, क्राइम वहां पर है, ड्रग ट्रैफिकिंग वहां पर है। तो इस तरह के लोग, जब पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो फिर क्या करेंगे, कुछ तो काम करना ही है ना। ओके, तो वहां की जो गवर्नेंस जब तक इंप्रूव नहीं होगी इस तरह के इंसिडेंट चलते रहेंगे। पुअर गवर्नेंस और टर्मोइल ऑन द लैंड, अनएम्प्लॉयमेंट इशू, पॉवर्टी इशू, कॉन्सिक्वेंटली क्राइम। फोर्थ, these are the areas of mostly international waters, international strait and archipelagic water। तो ये इंटरनेशनल वाटर्स हैं, तो ये किसी एक कंट्री की ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आते हैं, तो कई कंट्रीज की ज्यूरिसडिक्शंस पे लागू होती है। सो इट लीड्स टू लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज एंड डिफिकल्टीज इन कोऑर्डिनेशन। ओके, तो दीज आर 4 इंपॉर्टेंट रीजंस। नेक्स्ट, तो इसको फिर हम टैकल कैसे करें? सिंस पायरेसी इज ए मैरीटाइम मैनिफेस्टेशन ऑफ इनस्टेबिलिटी एंड मिसगवर्नेंस ऑन लैंड, अब ये प्रॉब्लम लैंड से ओरिजिनेट हो रही है, तो इसका सॉल्यूशन भी हमें लैंड पर ही ढूंढना होगा। वो है कि यहाँ पर गवर्नेंस इंप्रूव करनी होगी जो कोस्टल स्टेट्स हैं, और दूसरा इनकी पॉवर्टी के लिए वर्क करना होगा, पॉवर्टी से बाहर निकालने के लिए। एंड थर्ड, इनको गेनफुल एम्प्लॉयमेंट देना होगा। जब तक ये 3 स्टेप नहीं करेंगे ना, आप कितनी भी नेवी वहां लगा लीजिए, मैरीटाइम पुलिस लगा लीजिए, कोई चेंज नहीं आएगा सिचुएशन में, राइट। ये डिस्टर्ब करते रहेंगे मर्केंटाइल पीस को, एंड इट विल कीप ऑन अफेक्टिंग द इकोनॉमीज ऑफ मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। इंडियन नेवी की बात करें तो काफी प्रोएक्टिव रही है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका एंड गल्फ ऑफ एडन में एंटी पायरेसी पेट्रोलिंग बहुत करती है इंडियन नेवी यहाँ पर। इट हैज फॉइल्ड सेवरल अटेम्प्ट्स बाय पायरेट्स एट हाईजैकिंग मर्चेंट शिप्स। अभी एक शिप को बचाया था जिसमें 16-17 पाकिस्तानी भी थे। ओके, सोमाली पायरेसी अपने पीक पे थी 2019 9 और 12 में। ओके, तो फिर इंडियन नेवी के ही प्रोएक्टिव स्टेप्स की वजह से ये थोड़ा बैकवर्ड पुश हुए हैं, वरना ये इंटरनेशनल बॉर्डर में आके तक होल्ड कर लेते थे। इनका मॉडस ऑपरेंडी क्या है? देखिए, पहली बात तो ये वो लोग होते हैं हु आर एक्सट्रीमली डिस्ट्रेस ड्रिवन बाय पॉवर्टी, कोई काम नहीं है उनके पास करने को, और शिप ओनर सोचते हैं कि यार अगर इनसे फाइट करेंगे तो और ज्यादा नुकसान होगा। जैसे मान लो इस शिप को अगर नीचे से डैमेज कर दें तो उसका करोड़ों अरबों रुपए का शिप डूब जाएगा। तो शिप ओनर्स प्रेफर टू पे द रैंसम फॉर इट्स रिलीज एंड अवॉइड द लीगल इश्यूज। नो, मैरीटाइम फोर्सेस किस तरह रिस्पॉन्ड करती हैं? पहला कि विजिबल प्रेफरेंस दैट सीक टू डेटर पायरेट्स फ्रॉम कैरिंग आउट अटैक। सेकंड, शिप और एयरक्राफ्ट अंडरटेक सर्विलेंस ऑफ द हाई रिस्क एरियाज। इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर बनाए जाते हैं ताकि इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा सके शिप को कि पीछे से पायरेट्स आ रहे हैं अपनी शिप में, जरा तेजी से निकलिए यहाँ से। थर्ड, दे वॉर्न शिप्स अबाउट द सस्पेक्टेड वेसल्स। फोर्थ, they proactively or reactively intervene to manage a developing situation, foil a piracy attempt, or rescue the hijacked ship while ensuring minimum casualties and damage. Naval ships can operate as part of US coordinated maritime coalition. US ने ये coalition बनाया हुआ है. They use common communication patrol, maintain presence, and share information to thwart the piracy attempt. ए शिप विद एन आर्म्ड हेलीकॉप्टर इज द मोस्ट इफेक्टिव, क्योंकि शिप चल रही है उसके पीछे एक आर्म्ड हेलीकॉप्टर भी चल रहा है, अगर उसको दिखेंगे इस तरह के पायरेट्स आते हुए तो वहां से शूट कर सकता है। ओके, तो दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव वे डीलिंग विद द पायरेसी सिचुएशन बिकॉज ऑफ रैपिड रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी। द मराइन कमांडोज वर वेरी इफेक्टिव इन इंटरवेंशन ऑपरेशन, जो कि अभी इंडिया की नेवी ने करके भी दिखाया है। National laws are often inadequate to deal with apprehended pirates, and there is no effective international legal mechanism for their trial and disposal. This is the issue. So this raised the complex jurisdictional issue.
सिमिलरली अगर पायरेट्स को पकड़ भी लेते हैं तो दे आर हैंडेड ओवर टू ए कोस्टल स्टेट फॉर लीगल प्रोसीडिंग्स, बट द लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इज इन रूटिंग आउट द मिसगवर्नेंस एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन द नेशन अशोर। जब तक हम ये रूट आउट नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इस पेज से हमने दो इंपॉर्टेंट चीजें जानी, साथ में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसको मैं आपके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग में डील करूंगा। चीफ मिनिस्टर धामी ने प्रॉमिस किया है कि यूसीसी लाएंगे, लेकिन उसमें से ट्राइबल्स को एग्जाम्प्ट करेंगे और पॉलीगैमी को बैन करेंगे। स्टेट लेवल की न्यूज है, जब लागू हो जाएगा तब देख लेंगे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइकली टू रन द कॉर्पस टू फंड हाईटेक कंपनीज। अब देखिए, हमने एक बैंक बनाया, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। इस बैंक का मेन काम क्या है? लॉन्ग टर्म लोन देना। अब जैसे एक न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है, उसको बनने में लग जाते हैं 5 से 7 साल। ठीक है, तो इतने लंबे लॉन्ग टर्म लोन जो हमारे छोटे छोटे बैंक से वो नहीं दे पाते, तो हमने एक अलग से ही बैंक बनाया जो इस तरह के हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंड करेगा। ओके, अब बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट्स हों या मेट्रो रेल के प्रोजेक्ट्स हैं, इनको फंड करेगा। उसी तरीके से नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी है हमारे पास, सिडबी भी है, दे ऑल आर ऑपरेशनलाइजिंग। तो बजट में अनाउंस किया गया ₹1,00,000 करोड़ का कॉर्पस फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन इन सनराइज सेक्टर्स। अब सनराइज सेक्टर्स क्या होते हैं? ये वो सेक्टर्स हैं जिनकी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बहुत ब्राइट है। जैसे हमारे यहाँ न्यूक्लियर फैमिलीज का कल्चर बढ़ रहा है, वर्किंग पॉपुलेशन का कल्चर बढ़ रहा है, लाइक हाउसवाइफ कल्चर कम हो रहा है, फीमेल वर्किंग पॉपुलेशन हो रहा है। तो उसमें क्या है कि न्यूक्लियर फैमिलीज जो बन रही हैं, तो ऑब्वियसली सब प्रेफर करती है रेडी टू ईट फूड। ठीक है, तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एक सनराइज सेक्टर बन जाता है इसमें, राइट। टेक्निकल टेक्सटाइल, टेक्निकल टेक्सटाइल ये एक सनराइज सेक्टर बन जाता है। मैं आपको सनराइज सेक्टर पे एक सेपरेट लेक्चर दूंगा इन मेंस 450 प्लस, क्योंकि मेंस के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, बट प्रीलिम्स में भी आपसे पूछा जा सकता है 6-7 ऑप्शन देके कि इनमें से कौन सा सनराइज इंडस्ट्री मानी जाती है। ओके, नाउ लॉन्ग टर्म कंसेशन लोन प्रोवाइड करेंगे ऑलमोस्ट 1,00,000 करोड़ का टू डेवलप द कटिंग एज इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज। आगे चलते हैं, एफ सी आर ए, इस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन दोबारा भी ब्रेनस्टॉर्मिंग में किसी दिन सेशन इस पे जरूर करेंगे, आज नहीं बट किसी दिन कर लेंगे। ठीक है, एफ सी आर ए, इस पे मैं आपको पहले भी 2 बार बता चुका हूँ। ठीक है, आपके आप अगर पहले से फॉलो करें तो आपके नोट्स होंगे उसके। जब भी इस तरह की चीजें रिपीट होती है ना, तो अपने नोट्स को बस रिवाइज कर लिया करो। अगर आपने पहले से कर चुका है टॉपिक, तो फिर दोबारा ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में इस चीज को फॉलो करना वुड बी अ टाइम वेस्ट फॉर यू। अगर है अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स, तो वहां से रिवाइज करो बस। 4 मेडल मर्ज कर दिए गए इनटू ए न्यू वन, दैट इज केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक। अब गृह मंत्री है तो ऑब्वियसली बात है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देगी ये मेडल। ओके, आफ्टर मर्जिंग 4 एग्जिस्टिंग मेडल। अब ये कौन से मर्ज हुए वो जानना जरूरी नहीं है। कन्फर किसको किए जाते हैं? इट इज कन्फर्ड ऑन मेंबर्स ऑफ पुलिस फोर्स, सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, इंटेलिजेंस विंग ब्रांच या स्पेशल ब्रांच ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरी। स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज की भी स्पेशल ब्रांच को दिया जा सकता है, और दे कौन रहा है? सेंट्रल होम मिनिस्ट्री। ओके, सीएपीएफ, एनएसजी, असम राइफल्स, फॉरेंसिक साइंस के लोगों को भी दिया जा सकता है। उसी तरीके से जो भी काउंटर टेररिज्म, बॉर्डर एक्शन, आर्म्स कंट्रोल, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म या प्रिवेंशन ऑफ नार्कोटिक्स भी, रिमेंबर प्रिवेंशन ऑफ नार्कोटिक्स में काम कर रहे हो, स्मगलिंग में या रेस्क्यू ऑपरेशन में। बट अभी के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस या कस्टम्स, इनके पर्सनल को एलिजिबल नहीं है, बट माइट बी कंसिडर्ड। ठीक है, तो अभी नहीं है बट माइट बी कंसिडर्ड। और अवार्ड्स पे क्वेश्चन आ रहे हैं, पिछले साल भी आए थे स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ अवार्ड्स पे। सिमिलरली पीएमएलए, अगेन इसको भी हमने पहले किया हुआ है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। दोबारा किसी दिन ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में इसको रिवाइज कर लेंगे। देखिए 3-4 एक्ट हैं जो बहुत ज्यादा ज्यादा न्यूज में है। जैसे पीछे एफसीआरए एक्ट गया, ठीक है, उसी तरीके से पीएमएलए एक्ट हो गया, और सिमिलरली आपका यूएपीए एक्ट हो गया। ये 3 बहुत ज्यादा न्यूज में रहे। ये आप प्रीलिम्स के लिए तैयार जरूर कीजिएगा, आपको इस पे क्वेश्चन मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ एक कंडीशन कोर्ट ने कही है कि अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन बियॉन्ड 365 डेज जा रही है विदाउट एनी प्रोसीडिंग रिलेटेड टू ऑफेंस, तो आपने जो भी चीज सीज की है ना, वो रिटर्न कर दीजिए ऑनर को। लाइक अगर आपके अगेंस्ट कोई इन्वेस्टिगेशन की इन्होंने और आपका लैपटॉप सीज करके रख लिया, ठीक है, वो आपकी प्रॉपर्टी है ना, तो इस ये आप रिटर्न कर दीजिए उसको। आप 365 डेज की बियॉन्ड गई है आपकी इन्वेस्टिगेशन, तो आप रख के थोड़ी बैठ जाओगे। क्योंकि कंटेंशन यहाँ पे ये था कोर्ट की तरफ से कि सेक्शन 8(3) ऑफ द एक्ट डज नॉट प्रोवाइड फॉर कॉन्सिक्वेंस ऑफ लैप्सिंग ऑफ 365 डेज।
ये एक्ट बताता नहीं है कि अगर 365 डेज से ऊपर हो चुके हैं तो फिर क्या करें। कम से कम आप सामने वाले की प्रॉपर्टी तो रिटर्न कर दीजिए। ओके, तो ये एक चेंज था, तो वो हमने देख लिया। आगे चलते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन विल बूस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और कहा भी किसने? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज ने। तो सब एकदम यूनानिमिटी है, मतलब वो लागू होना ही है एक ना एक दिन, कोई ज्यादा दूर नहीं है वो। वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है, जब लागू होगा तब देखेंगे। मालदीव से इंडिया ने मान लिया है कि ठीक है हम मूव आउट कर लेंगे अपने लोगों को, ठीक है, अपने आर्म्ड पर्सनल को। लॉ कमीशन ने सजेस्ट किया है कि जो लोग प्रॉपर्टी वगैरह डैमेज करते हैं प्रोटेस्ट में या राइट्स में, इनसे हैवी फाइन वसूल किया जाए। ठीक है, पहले तो बर्डन ऑफ प्रूफ स्टेट के ऊपर हुआ करता था कि इसने डैमेज किया, आप बताइए, लेकिन अब ये आपने रिवर्स कर दिया, अब बर्डन ऑफ प्रूफ लाई करता है उस बंदे पर जिस पर एलिगेशन लगे। सो दिस इज फर्स्ट पॉइंट, रिमेंबर फॉर योर एग्जाम। आप पे अगर एलिगेशन लगे कि ये सीसीटीवी में जो लड़का दिख रहा है मास्क पहने, या आप हो, ठीक है, तो आप पे बर्डन है कि आप साबित कीजिए। सिमिलरली इक्वल टू द मार्केट वैल्यू, और फाइन भी देखिए आप कितना, अगर आपने कोई किसी की बाइक जलाई है या कार जलाई है तो आपसे उतना पैसा वसूल किया जाएगा जितना मार्केट वैल्यू होगी उसकी। ठीक है, कंपेलिंग द ऑफेंडर्स टू डिपॉजिट द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एज ए कंडीशन फॉर ग्रांटिंग बेल। आपको अगर बेल चाहिए तो आपको उतना अमाउंट डिपॉजिट करना होगा। ओके, सो उम्मीद ये है कि इट विल एक्ट एज ए सफिशिएंट डेटरेंस अगेंस्ट द डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी। सो कमीशन ने रेकमेंड किया है कि हमें अमेंडमेंट करने चाहिए इन प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984। इट ऑल्सो रेकमेंड इनेक्टमेंट ऑफ ए न्यू लॉ टू डील विद विलफुल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी। इंट्रोडक्शन ऑफ ए कॉम्प्रिहेंसिव लॉज टू एड्रेस द विलफुल ऑब्स्ट्रक्शन, यानी लोग सड़कों पर प्रोटेस्ट करने बैठ जाते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि ऑब्स्ट्रक्शन होता है आने जाने वाले लोगों को। एंड ब्लॉकेड ऑफ पब्लिक स्पेसेस एंड रोड्स फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड। तो वो जो किसान वाला प्रोटेस्ट हुआ था ना, बस उसी को दिमाग में रखते हुए सारे रिकमेंडेशन दिए गए हैं। ये सब पॉइंट्स आपके काम के नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि बजट बकवास है, बट हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। मार्क जकरबर्ग वाला जो था पेरेंट्स को अपोलोजाइज किया है वो हम देख चुके हैं ऑलरेडी द हिंदू में। नेक्स्ट है सीबीएसई ने कुछ चेंजेस करे, ठीक है, तो इसने क्या क्या चेंजेस किए? सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन को लेकर कुछ किए। 3 लैंग्वेज फार्मूला टिल क्लास 10, उसमें से 2 लैंग्वेज कोई नेटिव इंडियन लैंग्वेज होनी चाहिए, एक फॉरेन लैंग्वेज भी हो सकती है। और हायर सेकेंडरी लेवल पर 2 लैंग्वेज आपको सीखनी होगी जिसमें से एक होनी चाहिए नेटिव इंडियन लैंग्वेज। ठीक है, तो ये दो समझ में आए। ठीक है, 10th क्लास तक आपको 3 लैंग्वेज पढ़नी है, फिर 11th-12th में आप 2 लैंग्वेज पढ़ सकते हो। सेकेंडरी लेवल स्टूडेंट विल नाउ हैव टू क्लियर 10 सब्जेक्ट, जबकि पहले 5 सब्जेक्ट पास करने होते थे। ओके, और अगर आपको हाई स्कूल से ग्रेजुएट होना है तो आपको 6 सब्जेक्ट क्लियर करने होंगे, जबकि पहले 5 करने होते थे। तो ये 2 चेंजेस और किए। तो ये सब जो चेंजेस रेकमेंड किए ना सीबीएसई ने, इट इज इन अकॉर्डेंस विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग अवे विद द रिजिड सेपरेशन बिटवीन एकेडमिक एज वेल एज एक्स्ट्रा करिकुलर streams. The credit bank system will ensure that students are rewarded for skills obtained outside the classroom. CBSE plan gives the learner the space to combine academic training with vocational education. Vocational education मतलब कुछ skills वगैरह आप सीखते हो, जैसे मान लो आपने वीडियो एडिटिंग सीख ली, ओके, या एनिमेशन बनाने सीख लिए, उस तरह की चीजें। It is a welcome departure from pedagogic strategies that have contributed to country's skill deficit by devaluing the hands-on training. However, it need to make sure that the new system does not impose an extra burden on already stretched students. और ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो है ये पॉलिटिकली फ्रॉड इशू रहता है हमेशा, स्पेशली साउथ इंडिया के लिए, खासकर तमिलनाडु, क्योंकि उसका ये मानना है कि 3 लैंग्वेज के नाम पर हम पे जबरदस्ती हिंदी इंपोज की जाएगी। ठीक है, और इसने अपोज भी किया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को। इनफैक्ट कर्नाटका ने भी अपोज किया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को। द पॉलिसी डज नॉट रिक्वायर नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट टू इंक्लूड द लैंग्वेज इन द स्कूल कैरिकुलम, जबकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऐसा कुछ नहीं कहती कि आपको हिंदी सिखाना कंपलसरी, बट फिर भी उनका इस तरीके का ऑब्जर्वेशन है कि नहीं, हम पे हिंदी इंपोज करी जाएगी देर सवेर। याद कीजिए भी कर्नाटका ने वो कहा ना उस दिन कि आपका जो एडवर्टाइजमेंट बोर्ड वगैरह होगा उसमें 60% स्पेस में कन्नड़ लिखी जानी चाहिए। ये नहीं कि आप हिंदी और इंग्लिश में एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो। CBSE has not specified a time frame for rolling out the new system, but it must ensure that all sensitivities are respected and old fault lines are not reopened. क्योंकि इस लैंग्वेज के नाम पर ही ना पूरी पॉलिटिक्स चली है तमिलनाडु की आफ्टर इंडिपेंडेंस। फ्यूचर ऑफ वाटर, वैसे तो इन्होंने फालतू की बातें ही लिखी हैं, बट कुछ काम की बातें अपन देखते हैं।
इन 2020 एक कंपनी है CME ग्रुप, उसने लॉन्च किया वर्ल्ड्स फर्स्ट वाटर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि मैं आपको अभी से प्रॉमिस करके रखूं कि मैं आपसे इतनी क्वांटिटी का वाटर इस डेट को इतने प्राइस पे खरीद लूंगा, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फॉर ट्रेडिंग with aim to help water users manage risk and better balance the competing demands for water supply and demand amidst the uncertainties. Okay. So it is kind of barter, a fixed price for delivery of fixed quantity of a water at a future date. Now, water scarcity is caused by overuse of groundwater, climate change, warming planet, and rapid migration to already overpopulated large cities. Example Delhi. UN23 की वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट कहती है 26% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन डज नॉट हैव एक्सेस टू सेफ वाटर। तो ये कंटेंट, ये डेटा याद रखिए, कई बार आपको किसी क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन के काम आएगा। वर्ल्ड बैंक एक्सप्लेन्स दैट इंडिया हैज 18% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन बट ओनली 4% ऑफ इट्स रिसोर्सेज, मेकिंग इट अमंग द मोस्ट वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। ये अच्छा इंट्रोडक्शन बनेगा आपके क्वेश्चन में। आर्टिकल 262 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो कहता है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ, एक लॉ इनेक्ट करके, इट कैन प्रोवाइड फॉर एडजुडिकेशन ऑफ एनी डिस्प्यूट और कंप्लेंट विद रिस्पेक्ट टू द यूज, डिस्ट्रीब्यूशन और कंट्रोल ऑफ वाटर्स ऑफ एनी इंटरस्टेट रिवर और रिवर वैली। तो फिर पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। ओके, इसे पूरा ना प्रॉपर 2016 में ऐसे आया था यूपीएससी मेंस में, ठीक है, इस पे ऐसे आया था पूरा और बहुत अच्छे मार्क्स भी दिए गए थे उस साल सबको ऐसे में। which provides for constitution of a water dispute tribunal that will hear complaints by various state government against each other। ठीक है, और ये ट्रिब्यूनल्स बनाए गए जैसे कावेरी रिवर डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटका तमिलनाडु। ट्रिब्यूनल के साथ प्रॉब्लम ये थी कि 27 साल तक ये जजमेंट नहीं दे पाता है, अब देता भी है उसके बाद भी ये लोग पहुंच जाते हैं स्टेट सुप्रीम कोर्ट। द ट्रिब्यूनल डिलीवर्ड इट्स फाइनल वर्डिक्ट इन 2007 और बनाया कब था वर्डिक्ट? 1990 में। ट्रिब्यूनल 27 साल लगे इसको जजमेंट देने में। Not satisfied with the outcome, the parties were soon went to Supreme Court. Now, water is a part of right to life enshrined in Article 21 of the Constitution. Similarly, it is the duty of the state under Article 21 to provide clean drinking water to its citizen. तो ये जो प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं ना, ये वाटर सप्लाई प्राइवेटाइज कर देना चाहिए, इससे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रुकेगा, इससे यूजर चार्जेस पे करके एक अच्छी एफिशिएंसी मेंटेन की जाएगी, तो ये सब बहुत गलत बात है। दिस मे बी इवेंचुअल बुलवाक अगेंस्ट प्राइसिंग वाटर आउटसाइड द रीच ऑफ द एवरेज इंडियन। ठीक है, फर्स्ट थिंग इज देयर इज नो सेंट्रल अथॉरिटी फॉर रेगुलेशन ऑफ वाटर प्राइसिंग कि किस प्राइस पे आपको दिए जाएंगे। एंड सेकेंड, आर्टिकल 39 प्रोवाइड्स दैट डीपीएसपी ये प्रोवाइड करता है दैट स्टेट शैल डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स सिक्योरिंग that the ownership and control of material resources of community are so distributed to subserve the common good. Okay. Now there is a strong movement to privatize water supply, calling it a water sector reforms. रिफॉर्म के नाम पर आप कुछ ज्यादा ही कर रहे हो, जैसे इंक्रीजिंग टैरिफ, रिट्रेंचमेंट, फुल कॉस्ट रिकवरी, एलिमिनेशन ऑफ सब्सिडीज, कटिंग ऑफ सप्लाईज फॉर नॉन पेमेंट। अगर आप पे नहीं कर पा रहे तो आपके यहाँ पानी की सप्लाई कट कर दी जाएगी, तो आप इसको रिफॉर्म कहोगे या एक्सप्लॉइटेशन कहोगे? राइट, रिमूवल ऑफ पब्लिक स्टैंड पोस्ट, जो हैंडपंप्स वगैरह लगे रहते हैं सड़क के किनारे, आप वो भी रिमूव करवाने की बात कर रहे हो। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, एलोकेशन ऑफ वाटर टू हाईएस्ट वैल्यू यूज थ्रू मार्केट मैकेनिज्म। तो ये रिफॉर्म के नाम पे इस तरह की चीजें करना ठीक नहीं है। वाटर इज लाइक अ बेसिक नीड, राइट टू लाइफ में आता है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है सिटीजन की। ये सब छोड़िए, चीता वीता वो हम सिर्फ प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेंगे। ओके, रेस्ट इज स्पोर्ट्स न्यूज आई थिंक। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। आज मैंने आपके साथ मेंस 450 प्लस में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर करें। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ब्रेन कंप्यूटर लिंक। ये ब्रेन कंप्यूटर लिंक, ये न्यूरा लिंक की जो न्यूज है उसको दिमाग में रखते हुए हमने इसका हॉलिस्टिकली 450 प्लस में देखा है इस वीडियो को, ठीक है, तो उसको देखना मत भूलिएगा। सेकेंडली, ड्रोन की यूसेज को बढ़ावा दे रहा है इंडिया, तो ड्रोन्स की यूसेज को मैंने एग्रीकल्चर या कह लीजिए पूरे के पूरे रूरल सेक्टर के डेवलपमेंट के, ठीक है, रूरल एरियाज के डेवलपमेंट में हम ड्रोन्स का कैसे यूज कर सकते हैं, इस पे भी हमने आज सुबह 450 प्लस में एक सेशन किया है, ठीक है, तो वहां से देख लेना आप ये दोनों वीडियोज, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू मिस। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।